Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Easy Science with Alishba Hussain. So, dear students, हम लोग आज पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 1 हम लोग इसलिए स्टडी नहीं करें क्योंकि वो चैप्टर फॉर्मेटिव है. मींस आप लोगों के पेपर में उस चैप्टर से क्वेश्चंस इंक्लूडेड नहीं होंगे. इसीलिए हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से, जो कि चैप्टर 2 है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर. मतलब इस चैप्टर के अंदर आपने एटम के स्ट्रक्चर को डिटेल के अंदर डिस्कस करना है. इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे कुछ टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट आएंगे इसमें. अभी जस्ट हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास इस चैप्टर का पहला टॉपिक है, दैट इज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल्स. देखिए, आपके पास जो पूरी यूनिवर्स है वो सबकी सब मैटर से मिलके बनी है. और मैटर क्या है आपके पास? कंपोज्ड ऑफ एटम्स. वो आपके पास एटम से मिलके बना है. लेकिन ये एटम्स कहाँ से आए, इनका स्ट्रक्चर कैसा है? हम जो आज कहते हैं कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, तो हमें कैसे पता चला ये सब? ये कंप्लीट मॉडल आपके पास कहाँ से आए? तो बेसिकली आपके पास जे थॉमसन ने, ये स्टार्टिंग में आपके पास कुछ की पॉइंट्स हैं जो इस टॉपिक के अंदर हमें डिस्कस करने हैं. पहला है हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बेसिकली जे थॉमसन ने किया था. ये आपके पास, मैं यहाँ पे साथ पे लिख रही हूँ, ये आपके पास किया था जे थॉमसन ने. और इस एक्सपेरिमेंट को करके उसने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था. इलेक्ट्रॉन्स को, या आप इसको कैथोड रेज भी कहते हैं, कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई थी. फिर आते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे. ये भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था क्लास 10th के अंदर, कि रदरफोर्ड ने आपके पास एक गोल्ड फॉइल ली थी, बहुत बारीक गोल्ड फॉइल ली थी. मतलब उसकी थिकनेस थी आपके पास 0.40 सेंटीमीटर. मींस इतनी थिक गोल्ड फॉइल ली थी. और इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, ये लेट्स सपोज ये गोल्ड फॉइल है, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने हीलियम न्यूक्लियाई He2 पॉजिटिव, या इनको अल्फा पार्टिकल्स भी बोलते हैं, इनको बम्बार्ड करवाया था. अल्फा पार्टिकल्स या हीलियम न्यूक्लियाई इनको कहा जाता है. इसको बम्बार्ड करवाया था. और बम्बार्ड करवा के उसको रिजल्ट्स क्या मिले थे? रिजल्ट से मिले थे कि जो मेजॉरिटी रेस थी वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन स्ट्रेट पास कर गई. कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ. कुछ रेज ऐसी थी आपके पास जो हिट की और हिट होके डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक कर गई. और कुछ रेज ऐसी थी जो जाके कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट की. तो यहां से उसने कंक्लूजन निकाला था. कंक्लूजन ये निकाला था कि जो एटम का मेजर पोर्शन है वो एम्प्टी है, वो खाली है. उसकी देखिए, आपके पास ये एटम आपके पास होता है ना, यहाँ पे दरमियान में न्यूक्लियस होता है, साइड में आपके पास शेल्स होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की. तो जो मेजॉरिटी पार्टिकल्स थे, अल्फा रेज थी, वो ऐसे स्ट्रेट पास कर गई. अगर यहाँ पे एटम के दरमियान में कोई चीज होती तो ये रेज जाके टकरा के वापस आ जाती है, कोई डिफ्लेक्शन शो करती. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जो मेजॉरिटी रेज थी आपके पास वो ऐसे स्ट्रेट पास कर गई. तो यहां से इसने पहला पॉइंट ये निकाला था कि जो एटम का मेजर पोर्शन है, ज्यादा हिस्सा है एटम का, वो खाली है, एम्प्टी है. फिर आपके पास आते हैं इसकी दूसरे पॉइंट पे. दूसरा पॉइंट क्या था कि देखिए, कुछ रेज ऐसी थी जगह टकरा के वापस आ गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई. तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला है, इससे क्या नतीजा निकला? इससे यह नतीजा निकला आपके पास कि एटम के दरमियान में कोई हार्ड चीज मौजूद है जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियस का. एटम के सेंटर में कोई हार्ड चीज मौजूद है जिससे इलेक्ट्रॉन्स टकरा के वापस आ रहे हैं. तो उस हार्ड चीज को उसने नाम दिया न्यूक्लियस का. और थर्ड कंक्लूजन ये निकाली थी कि कुछ रेज ऐसी थी जो टकरा के कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई थी, डिफ्लेक्शन हुई थी. इस डिफ्लेक्शन की क्या रीजन बताई उसने? कि देखिए, हमारे पास इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. न्यूट्रॉन्स तो है ही न्यूट्रल, लेकिन प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना आपके पास. और आप जो हीलियम न्यूक्लियाई बम्बार्ड करवा रहे हैं, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है. सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं.
एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। तो आपके पास हीलियम न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल्स वो भी पॉजिटिव चार्जेस हैं और इसके अंदर जो प्रोटॉन्स है वो पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन होगी। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से ये हीलियम न्यूक्लियाई आए, प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन हुई और आपके पास ये डिफ्लेक्ट कर गया। तो मतलब आपके पास क्या हुआ है कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन हुई है, मतलब इसके अंदर कोई चार्ज्ड पार्टिकल्स मौजूद हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स मौजूद हैं। मीन जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से चीजें पता की कि एटम का मेजर पोर्शन एम्प्टी है, एटम के सेंटर में हार्ड चीज है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और आपके पास कह लें कि एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन हुई, मतलब एटम के सेंटर में कोई चार्ज्ड पार्टिकल मौजूद है। तो आपके पास ये सारी चीजें बताई थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने, लेकिन ये कुछ चीजें बताने में नाकाम रहा था कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटसाइड द न्यूक्लियस आपके पास रिवॉल्व करते हैं तो उनकी एनर्जी खत्म क्यों नहीं हो जाती एंड ऑल दैट। तो उसके आंसर दिए थे आपके पास बोहर एटॉमिक मॉडल ने। अब हम लोग जरा डिस्कस करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल को। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके पास आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन है। देखिए अगर आप लोग लेट्स वो जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, आप लोग कितना टाइम भाग सकते हैं? 15 मिनट, 20 मिनट? जो बहुत अच्छे हैं फिजिक जिनकी, 1 घंटा कर लें, 1.5 घंटा कर लें मैक्सिमम। लेकिन आपके पास क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी एनर्जी ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, आपकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, आपकी एनर्जी कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। मतलब क्या है आपके पास कि एक इंसान की या किसी भी चीज की एक एनर्जी होती है, जब उसकी एनर्जी या पावर खत्म होती है तो उसकी स्पीड स्लो होती है और वो रेस्ट में आ जाती है। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि आपके पास ये एटम है, हमने पढ़ा था कि एटम के साइड्स पे कुछ शेल्स होती हैं जिनको एनर्जी लेवल्स या शेल्स का नाम दिया गया, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो क्वेश्चन ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स के अंदर मौजूद हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इन शेल्स के अंदर अगर मौजूद हैं और वो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व भी कर रहे हैं, अब कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करने के लिए तो एनर्जी चाहिए उनको, तो एक ऐसा टाइम आना चाहिए कि रिवॉल्व करते करते इनकी एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये तो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता? इसको बेसिकली एक्सप्लेन किया था नाइल बोहर ने। बोहर ने 1913 के अंदर अपने मॉडल में इसको एक्सप्लेन किया था। बोहर ने ये कहा था कि कोई भी एटम कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं करता, वो सिर्फ तब अपनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करता है जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है या एक शेल से दूसरी शेल के अंदर जंप करता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर हायर शेल से लोअर शेल में आएगा, देखिए हायर शेल के लिए एनर्जी ज्यादा है और लोअर शेल की एनर्जी कम है, तो अगर हायर शेल से लोअर शेल के अंदर आएगा मींस वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर देगा। और अगर कोई एटम, कोई इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा तो लोअर की एनर्जी कम है, हायर में जाने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो जब वो लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा तो वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। मींस आपके पास बोहर ने ये बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब नहीं करता, वो सिर्फ तब एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब करता है जब वो एक शेल से दूसरी शेल के अंदर जंप करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, वो ये लोअर शेल है, लोअर से यहाँ पे हायर में जंप करेगा, तो देखिए इस लोअर शेल की एनर्जी कम है, हायर की एनर्जी ज्यादा होगी। मींस लोअर से हायर शेल में जाने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। सिमिलरली अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में आना है, तो हायर शेल की एनर्जी ज्यादा है, लोअर की एनर्जी कम है, तो हायर शेल से लोअर शेल में आने के लिए
वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था के पास नाइल बोहर ने, जिससे ये क्लैरिफाई हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास आते हैं स्टार्क्स इफेक्ट्स पे। स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमैन इफेक्ट यह की बुक में डिटेल से एक्सप्लेन नहीं हुआ लेकिन इनका नाम मौजूद है। तो नाम इनका मौजूद है, हम लोग थोड़ी सा इसको पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास क्या है स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट आप कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी एटम को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करें तो उनकी स्पेक्ट्रल लाइंस जिस तरह से अरेंज होंगी उसको स्टार्क इफेक्ट कहा जाएगा। मींस आपके पास कोई भी एटम है, आपने उसको प्लेस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कोई भी एटम है, आपने उसको प्लेस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करने के बाद उनकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जिस तरह से अरेंज होंगी उसको कहा जाएगा वो स्टार्क इफेक्ट है। सिमिलरली ज़ीमैन इफेक्ट क्या है, इसके अंदर आपने किसी भी एटम को आप प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। किसी भी एटम को आप प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करने के बाद उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जिस तरह से अरेंज होती हैं उसको कहा जाता है वो ज़ीमैन इफेक्ट है। देखिए बेटा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चार्जेस से रिलेट करते हैं आपके पास। सिमिलरली अगर आप एटम की बात करें तो एटम्स में क्या चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, और जब दो चार्ज्ड पार्टिकल्स आपस में करीब आते हैं तो दो रिजल्ट्स निकलते हैं, या तो अट्रैक्शन होती है या रिपल्जन होती है। तो आप जब भी एटम को प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उनकी स्पेक्ट्रल लाइंस खुद को अरेंज करती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, डिफरेंट अरेंज करती हैं। उस फिनोमेना को कहते हैं वो स्टार्क इफेक्ट है और या ज़ीमैन इफेक्ट है। स्टार्क इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी और ज़ीमैन इफेक्ट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगी। इसी टॉपिक के अंदर लास्ट चीज डिस्कस हुई हुई है, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये इंशाल्लाह बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे अगले चैप्टर के अंदर, एक कंप्लीट टॉपिक है इसका। अभी जैसे इसका ओवरव्यू में देती हूं आपको। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है, देखिए अनसर्टेनिटी मीन अनसर्टन से वर्ड निकला है। अनसर्टन मतलब अनश्योर, आप जिस चीज के बारे में श्योर नहीं होते, मींस आपको श्योरिटी नहीं होती कि ये चीज ऐसी है, उसको अनसर्टेनिटी अनसर्टन बोला जाता है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहते हैं कि आप किसी भी एटम के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन की एक टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। मींस अगर आप उसकी पोजीशन ठीक से कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके मोमेंटम में लाजमी एरर होगा, या अगर आप उसका मोमेंटम ठीक से कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपके पास उसकी कह लें कि पोजीशन में लाजमी एरर होगा। मतलब दोनों चीजें एट अ टाइम आप ठीक नहीं बता सकते उसकी। देखिए आपके पास समझने के लिए, ये एक एटम है, एटम के सराउंडिंग में ये इलेक्ट्रॉन है। देखिए इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा होता है। अब अगर इस पोजीशन में मैंने लेट्स सपोज उसका मैंने मोमेंटम ठीक से बता दिया, लेकिन पोजीशन कैलकुलेट करते करते तो मूव करके इस पॉइंट तक आ जाएगा, कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है ना, तो उसी पोजीशन में ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी, उसमें एरर आ जाएगा, पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी आपके पास। और अगर इस पॉइंट पे मैं उसकी पोजीशन ठीक से कैलकुलेट कर लेती हूँ तो अगेन वो मूव करते करते यहां तक आ जाएगा, तो मैं इस पॉइंट पे जो उसका एग्जैक्ट मोमेंटम था वो कैलकुलेट नहीं कर सकती। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी अनसर्टेन अब अनश्योर है, मींस साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे आप उसका पोजीशन और मोमेंटम ठीक नहीं बता सकते। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो बच्चों होप सबको समझ आई होगी। तो ये पास कुछ ब्रीफ हिस्ट्री थी, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसकी हिस्ट्री हमने डिस्कस की है, आगे इंशाल्लाह प्रॉपर डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।